राइजिंग पाकिस्तान में मैं और सबीर आज आपकी मुलाकात यहाँ पीटीवी पेशावर सेंटर में करवाने जा रहे हैं एक ऐसे एक्टर से कि जिन्होंने उर्दू पश्तो दोनों ज़बानों में बहुत काम किया। प्राइवेट सेक्टर में भी पीटीवी के साथ बहुत पुराना इनका रिश्ता, लेकिन ख़ासकर इनकी शख्सियत का एक दिलचस्प पहलू जो आज हमने आपके सामने रखना है वो है आर्टिस्ट्स वेलफेयर। आपने अक्सर सुना होगा कि बहुत बड़े बड़े म्यूजिशियंस की कहानियाँ हम सुनते हैं, बहुत बड़े अदाकारों की कहानियाँ हम सुनते हैं कि वो ज़िंदगी के ख़ास स्टेज के बाद जाकर शायद अपने हेल्थ के इश्यूज़ के हवाले से, दूसरे इक़्तिसादी यानी इकनॉमिक इश्यूज़ के हवाले से उस तरह की ओल्ड एज नहीं गुजार पाते जितने बड़े वो स्टार रहे हों, जितना उन्होंने कंट्रीब्यूट किया हो। और स्टार बड़ा छोटा, फनकार बड़ा छोटा नहीं होता, फनकार फनकार होता है। तो हर एक को हक है कि उसकी जो रिटायर्ड लाइफ है वो हेल्दी गुजरे, पुरसुकून गुजरे, आसाइश के साथ गुजरे। लेकिन पता नहीं क्या वजह है कि हमारे मीडिया में ऐसी कहानियां अक्सर हमें नजर आ रही होती है कि मसाइल हो गए। सो आर्टिस्ट की वेलफेयर क्या है, ये इश्यूज पाकिस्तान जैसे इंडस्ट्री में कैसे हल हो सकते हैं। ऐसे में खालिद खटक बहुत ज़्यादा एक्टिव है और पेश है, ख़ास तौर पे जो पेशावर का रीजन और यहाँ के जो आर्टिस्ट हैं उनकी वेलफेयर के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम खालिद। वालेकुम अस्सलाम जी, आप कैसे हैं? तौसीक भाई आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक। सबसे पहले तो मैं कहना चाहता हूँ ये जो इस वक्त सीन खटक ने ऑन किया हुआ है ना, जो वार्डरोब का ये बड़ा ज़बरदस्त है। तो ये भी शॉल होते ना, मेकअप रूम में तैयार होते तो पड़ी भी थी, तो मैं देख रहा था कि ये किसकी है। पहले मेरी इस पर नज़र पड़ी सही अपने लिए, सही, लेकिन अचानक मुझे ख्याल आ गया कि ये हमारे जो मेहमान है उनकी है। इंशाल्लाह मैं आपको गिफ्ट करूंगा। और ये हमारे खैबर पख्तूनख्वा का कल्चर है। ये तरीका होता है। ये तरीका होता है ये तरीका होता है मांगने का। नहीं यार, क्यों नहीं हुआ नहीं, लेकिन जो जीन्स और के साथ जिसका ईस्टर्न और वेस्टर्न का जो इन्होंने एक मिक्स किया हुआ है तो वो डेफिनेटली बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा जी खटक, तो कहानी आपकी भी बड़ी पुरानी है, इतने नए आप भी नहीं हैं। पीटीवी पुराना, ड्रामे, काम, पश्तो, कुछ कहानियाँ सुनाएं। बस तौसीक भाई मेरी कहानी ऐसी है कि वो कासिर साहब का एक शेर है कि करूँगा क्या जो मोहब्बत में हो गया नाकाम, आय है मुझे तो और कोई काम भी नहीं आता। आय है। तो मैं 30 साल का आर्टिस्ट हूँ, मतलब 30 साल से मैं पाकिस्तान टेलीविज़न के साथ मुंसलिक हूँ। और 89 में मैंने स्टार्ट किया, पीक का दौर था, कंपटीशन का दौर था, और गेट पे आते थे, कभी वापस चले जाते थे, कभी अंदर छोड़ देते थे। तो 89 में मैंने स्टार्ट किया और 3-4 साल इन स्टूडियोज़ में मैं दूसरों की परफॉर्मेंस देखता रहा। फिर कभी मुझे माइनर कैरेक्टर मिला के लड़के इधर आओ, वो पीछे टेबल पे बैठ जाओ, आगे हीरो हीरोइन का एक मेन कैरेक्टर्स का सीन हो रहा होता था, पीछे बैठ जाओ। अच्छा, रेस्टोरेंट का जो सीन होता है बड़ा मशहूर ये सीन होता था। हाँ, बड़ा मशहूर। तो उस वक्त हमें गुस्सा भी आता था कि यार ये हमें डायलॉग दें, मतलब हमें काम दें कि हम कुछ परफॉर्म करें, लेकिन अदाकारी जोर से आई हुई होती थी, ऐसी जोर से कि, लेकिन बाद में रियलाइज़ किया तौसीक भाई कि वो 3-4 साल टीवी के अंदर आना, दूसरों की परफॉर्मेंस देखना, छोटे रोल्स करना, माइनर करना, उससे हमने बहुत कुछ सीखा। और फिर जब 3-4 साल बाद हमें डायरेक्टर ने कहा कि ये सीन है, ऑडिशन दो, जब ऑडिशन दिया पास हुआ, फिर जब वो सीन हमने किया तो वो 3-4 साल जो हम दूसरों को देखते थे फिर किया तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़े अच्छे तरीके से। तो देख देख के सीखी आपने एक्टिंग। ऐसा ही है, ऐसे ही कुछ टैलेंट होता है और कुछ जाहिर है एक चीज़, मतलब आप अगर पॉलिश करना पड़ता है आप आपको। अगर एक दीवार जो एक मिस्त्री बना रहा है, अगर आप उसको देखते रहे 3 साल तो आप बना लेंगे। इंटरेस्ट होता है, कुछ टैलेंट भी होता है। अच्छा, ये मतलब ये मसले मसाइल इस तरह के बचपन से ही शुरू हो गए हुए थे? घर वालों का क्या रिस्पांस था? क्यों कोई और काम नहीं आता? मुझे तो और कोई काम भी नहीं आता है। अच्छा, मेरा ताल्लुक है खटक फैमिली से। अच्छा, और खटक एक हिसाब से ट्राइबल में आते हैं। ठीक है। तो मैंने जब ये काम स्टार्ट किया तो मेरे चचा और मामू जो है वो खड़े हो गए, उन्होंने कहा नहीं करोगे। मैंने कहा जी टाइम गुजर जाएगा, फिर आप कहेंगे कि नहीं, मतलब इस मुल्क में आर्ट जो है वो एक बड़ा लाजमी जुज़्व है। और मैं तौसीक भाई इतना काम करने के बाद मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूँ कि इस मुआशरे में हमारा एक उस्ताद और एक आर्टिस्ट
मैं उसको एक नज़र से देखता हूँ। अच्छा, आर्टिस्ट भी इस मुआशरे का उस्ताद है, वो स्क्रीन पे आके मुख्तलिफ किरदार करके अपने मुआशरे को कुछ बताता है। ठीक। और बहुत से, और पीटीवी का ये खासा रहा है कि पीटीवी ने मतलब इस मुआशरे के लिए काम किया, मुल्क की तरक्की के लिए काम किया। आप पीटीवी के पुराने जितने भी प्लेयर्स हैं उठा के देख लें, पूरी तरबियत हमारी जी, वो एक पूरी एक तरबियत। हर नस्ल हाँ, की पूरी हाँ। ग्रूमिंग और और तरबियत। आप यकीन करें कि फिर मेरा ख़ानदान में इतने इख्तलाफात हुए, लेकिन एक टाइम आया कि मेरे बड़े मामू थे, वो कहते हैं कि एक दिन बैठे हुए थे तो ममानी को उन्होंने कहा कि यार ये कोई बुरा काम तो नहीं कर रहा, मुझे फलां जगह पे मिला, उन्होंने कहा कि जी वो खालिद आपका भांजा और ये वो, मतलब वो चीज़ें फिर चेंज होती गई। और फिर लेकिन उस जमाने में आपका मतलब है कि बहुत मुश्किल था इवन जी फैमिली। जी बिल्कुल बहुत मुश्किल। अच्छा, पहला चेक कितना मिला था? पहला चेक क्योंकि हम अक्सर हम आर्टिस्ट हाँ। को बुलाते ना, तो वो जब उनसे कहा मेरे- करते कहाँ से स्टार्ट किया, तो अभी पहली आप बात हैरान ना बताते हो, इनके ज्यादातर सवालों का रुख जो है वो पैसे से रिलेटेड ही होता है। हैं। नहीं, ठीक है, मैं पहले से आपको असल में बता दूं। तौसीक भाई बिल्कुल नहीं। नहीं, असल में मेरी बात सुनिए, आपको पता है पैसे बहुत से मसाइल का हल है। हाँ, ये तो है। मतलब तो पैसा तो हो, उसका जिक्र तो होना चाहिए। मेरा पहला चेक जो था वो मेरे ख्याल में कोई 160 के 170 रुपए का था, अच्छा, और अजीज जाज साहब उसके डायरेक्टर थे, उस पश्तो का वो प्ले था। सही। मैं यहाँ आया, ऑडिशन पास किया, और फिर उन्होंने मुझे कहा स्टूडियो आ जाओ। तो मेरे ख्याल वो एक दो लाइनें थी। हमारे बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं इस्माइल शाहिद साहब, क्या बात। उनके साथ मेरा पहला सीन था जी। अच्छा, अब ये बताएं कि अदाकारी है क्या, मतलब ये क्या लोगों को बेवकूफ़ बनाने का भी कोई तरीका होता है? मेक बिलीफ असल है नहीं और उसके अंदर लेके जाना है। और आप क्या समझते हैं कि इस वक्त के जो बच्चे हैं, जो ख़ासतौर पे ये जो मतलब टिकटॉक पे और इंस्टाग्राम पे हर कोई इतने अच्छे अच्छे एक्टर्स, और ये तो एक सारी कहानी क्या है? इसका मतलब इंसान अंदर से फितरी तौर पे एक्टर है, हर कोई एक्टर है। इसका टैलेंट तो हर इंसान में है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन मतलब किसी को पता चल जाता है, वो राइट वे की तरफ चला जाता है, कोई गलत रास्ते पे चल पड़ता है, उसका टैलेंट ज़ाया हो जाता है। लेकिन जहाँ तक आप टिकटॉकर की बात कर रहे हैं, तो मैं माज़रत चाहूँगा, मैं माफ़ी चाहूँगा उन तमाम लोगों से। एक्टिंग जो है वो एक अलग फील्ड है तौसीक भाई, और एक्टिंग ऐसी है कि मिसाल के तौर पे हमने कुछ अपनी लाइफ में देखा है कि हमने ऐसे करैक्टर्स किए हैं, ऐसे रोल्स किए हैं, फिर अगर हम किसी हॉस्पिटल में गए हैं या कहीं भी पब्लिक के अंदर गए हैं, तो उन्होंने हमें गले लगाया है, उन्होंने हमें चूमा है, तो हम भी हैरान हो गए कि यार ये क्या। तो वहाँ फिर पता चला कि हमने जो वो एक्टिंग की थी, हमने वो जो करैक्टर किया था, वो पब्लिक ने उसको हकीकत जाना। और वो हमारे एक बड़े सीनियर आर्टिस्ट हैं। देखिए, मॉडलिंग और एक्टिंग में बहुत फ़र्क है। ये फिरदौस जमाल साहब ने कहा था, आजकल बीमार है, अल्लाह ताला उनको सेहत दे। उन्होंने कहा था कि एक्टिंग में और मॉडलिंग में फ़र्क है। टिकटॉक है या अभी सोशल मीडिया पे जो चल रहा है, उसमें टैलेंट होगा और है भी, लेकिन उसमें साथ मॉडलिंग का आंसर भी शामिल है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि नया दौर, तो मे बी अब एक्टिंग की रिक्वायरमेंट्स भी थोड़ी चेंज हो रही हैं। अब जिस तरह से आपकी नई जनरेशन आ रही है, तो वो उसको एक नया रुख दे रही है। तो डोंट यू थिंक कि हमें अब नाउ देयर इज़ अ पॉइंट कि हमें थोड़ा सा अप्रिशिएट करना चाहिए कि अगर उनको उस तरह के मौके नहीं मिल रहे कि वो किसी और प्लेटफॉर्म पे जाएं, टीवी पे बैठे या किसी और बड़े प्लेटफॉर्म पे चले जाएं। सो उनके पास ये एक सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू वो अपने टैलेंट को दिखा सकते हैं। सो इस बारे में मुझे पता नहीं, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि हमारे जितने भी अब आर्टिस्ट हैं ना, तो शायद थोड़ा थोड़ा अप्रिशिएट करने की भी ज़रूरत है इसमें। मैं एक बात बड़े वसूख से कहता हूँ कि जो इस वक्त सोशल मीडिया पे चल रहा है, ये बहुत थोड़े टाइम के लिए। देखें, अगर मैं इस मुल्क के आर्टिस्ट, कवि साहब हैं, आबिद अली हैं, फिरदौस जमाल हैं, और बहुत से नाम हैं, ज़िया मुहिद्दीन साहब हैं, ये मैं आपको बड़े दावे और यकीन से कहता हूँ कि अगले 50 साल जिंदा रहेंगे। लेकिन अभी अगर मैं पीछे कोई 5 साल का टिकटॉकर का नाम ले लूँ, तो वो शायद आपको भूला हो। सोशल मीडिया पे जो चल रहा है, ये टिकटॉक जो है, ये बहुत, इसकी बहुत कम उम्र है, टेम्परेरी है। आखिर में हमने रियलिटी की तरफ आना है, हकीकत की तरफ आना है। और हकीकत क्या है
कि अल्हम्दुलिल्लाह आज भी प्राइवेट सेक्टर में बहुत अच्छा प्ले बन रहा है, लेकिन इसका बानी कौन है? पाकिस्तान टेलीविज़न, पीटीवी। आज भी अगर आप रियल ड्रामा देखेंगे, देखें हमारे यहाँ एक डायरेक्टर थे, अल्लाह उनको गरीक रहमत करे, जहांजीब सुहेल साहब। उनसे मैंने कहा सर ड्रामा क्या है? एक तो हमने ये सुना हुआ था जी ड्रामा जो एक्चुअल है कि कदीम यूनान से ड्रामा चला और एक बंदे ने ज़मीन पर बैठ के तस्वीर बनाई, बिल्कुल, फिर वो तस्वीर कागज़ पे आई, वहाँ से ड्रामा चला। तो मैंने एक दिन जहांजीब सुहेल साहब को कहा, इधर ही बैठे हुए थे, मैंने कहा सर ड्रामा क्या है? तो उन्होंने बड़ा सिंपल जवाब दिया। उन्होंने कहा खालिद 2 किस्म का ड्रामा है। मैंने कहा कैसे सर? कहता एक ड्रामा ये है कि आप एक शॉप पे चले जाएं, शूज़ की शॉप है, आप वहाँ पे जाएं तो वहाँ शूज़ हैं, ज़ाहिर शूज़ की शॉप है तो वहाँ शूज़ आपको मिलेंगे। कहता है ये एक ड्रामा है। और दूसरा ये है कि आप शूज़ की शॉप के अंदर जाएं तो वहाँ भैंस बंधी हुई है, ये भी ड्रामा है। मैंने कहा जी इसको एक्सप्लेन करें। कहता है जो रियल ड्रामा है वो शूज़ की शॉप पे आपको शूज़ मिलेंगे, और जो हकीकत से दूर ड्रामा है जो आजकल 70% बन रहा है कि आप शूज़ की दुकान पे जाएं तो आगे भैंस बंधी है, तो मैं बड़ा सेटिस्फाई हो गया। आजकल आपके प्राइवेट सेक्टर में, मैं माज़रत के साथ, माफ़ी के साथ, 70-80% ड्रामा जो है वो हकीकत से दूर है, वो भैंस बंधी भी। वो भैंस बंधी है। और जो रियल ड्रामा है, देखिए मेरी बात सुनिए, लेकिन उसमें देखो, उसमें एक चस्का तो है ना। फिर तो देखो व्यूअर तो, अब अगर शूज़ की शॉप में शूज़ पड़े हुए हैं तो वो तो कोई अनोखी चीज़ नहीं है, आप आगे चले जाएंगे। लेकिन शूज़ की शॉप में भैंस बंधी हुई तो आप वहीं रुक जाएंगे। सब रुक जाएंगे, उसको ये क्या देखेंगे। चीज़ है? रुकना भी तो है नाज़िर। नहीं तो देखें ना, मेरी बात सुनो ना। अब आपको याद होगा आपको, आज भी लोग कहते हैं कि यार पीटीवी का ड्रामा, हम खाना खा के सारी फैमिली इकट्ठे हो के बाजार बंद हो जाते थे, वो क्या था? इसलिए कि शूज़ की शॉप पे जब शूज़ होते थे तो वहाँ कोई मैसेज था, वहाँ पे वो बात हो रही होती थी जो कॉमन मैन की बात थी। लेकिन अब शूज़ की शॉप पे भैंस बंधी है तो वो कॉमन मैन का मसला नहीं है। शायद इसमें मैसेज ये है कि जानवरों के हकूक़ का ख्याल रखना चाहिए। अगर भैंस को जूते खरीदने का शौक है और वो शॉपिंग करने जा रही है, ये भी एक मैसेज है। जी बिल्कुल। ये हो सकता है एनिमल राइट्स की किसी ने बनवाया होगा। बिल्कुल ठीक है जी। हम चलेंगे एक ब्रेक के जाने। ब्रेक से जब हम वापस आएंगे तो ज़रा आर्टिस्ट की वेलफेयर पे बात करेंगे कि किस तरह से उनकी वेल बीइंग पे काम कर रहे हैं खालिद साहब। सो इसको थोड़ा सा हम एक्सप्लोर करेंगे, इसको हम थोड़ा सा रिवील करेंगे। इस ब्रेक के बाद कहीं मजा आएगा। ये है राइजिंग पाकिस्तान। खालिद खटक हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत ही मज़ेदार दिलचस्प गुफ्तगू का सिलसिला जारी है यहाँ पीटीवी पेशावर सेंटर में। राइजिंग पाकिस्तान की खुसूसी नशिस्त है। खालिद काफ़ी आर्टिस्ट वेलफेयर के ऊपर काम करते हैं और बड़ी मजबूत आवाज़ है इनकी, ख़ासतौर पर खैबर पख्तूनख्वा के, चाहे अदाकार हों चाहे मौसीकार हों, किसी भी तरह का आर्टिस्ट है, रेडियो टीवी थिएटर का, इनका कहना यह है कि आर्टिस्ट ने खुद ही एक दूसरे के साथ खड़े होना है ताकि जो हेल्थ के इश्यूज़ हैं या सोशियो इकोनॉमिक इश्यूज़ हैं, बुजुर्गी के अंदर, बुढ़ापे में जाके वो उनको फेस ना करने पड़े। ये क्यों हम मीडिया के लोगों, आर्टिस्टों के बारे में कहा जाता है कि यार इनका अंजाम बड़ा पैड़ा होता है? ये एक इंतहाई अफसोस का मकाम ही कहूँगा। और अब देखें, अगर आप चंद तबकात को उठाएं या कोई मुल्क भी अपने तबकात को उठाएं तो उसमें आर्टिस्ट एक बहुत अहम जुज़ है। लेकिन बड़ी बदकिस्मती से हमारे आर्टिस्ट जो है वो जब सेहत अच्छी होती है, वर्किंग मूड में होता है, वर्किंग कंडीशन में होता है तो वो सर्वाइव करता है। लेकिन फिर जब एज फैक्टर आ जाता है तो फिर लोग उसको काम देना बंद कर देते हैं। फिर इसी तरह की खबरें आप न्यूज़ चैनल्स में देखते हैं कि फ़लाना आर्टिस्ट के साथ ये हो गया, फ़लाने के साथ ये हो गया। क्योंकि पेंशन तो कोई होती नहीं है, पेंशन भी नहीं है, इंश्योरेंस भी नहीं है। हाँ। मतलब एक तो पेंशन होती है ना, एक ये होता है कि मतलब गवर्नमेंट कर दे कि चलो यार ये एक इंश्योरेंस है थोड़ी सी, कि मतलब आर्टिस्ट है,
इसका कम से कम ये सरवाइव कर जाए या इसके बच्चे सरवाइव कर जाए, ऐसा कोई हमारे लिए कोई ऐसा है नहीं है। और मैं गवर्नमेंट सिस्टम नहीं है कोई जिसने ऐसा। बहुत कमा लिया और बचा लिया, सेविंग्स कर ली, बुढ़ापे की कोई इन्वेस्टमेंट्स कर दी, तो वो तो अच्छा निकल गया। लेकिन हमें बहुत बड़े बड़े फनकार बहुत कस्मपुरसी की हालत में भी अपनी ज़िंदगी के आखिरी आयाम गुजारते हुए नज़र आते हैं। बिल्कुल तो ऐसा आप एज ए वॉलंटियर इस हवाले से क्या कर रहे हैं? तो सिख भाई बात ये है कि देखें, हमारे पाकिस्तान के आर्टिस्ट बहुत सी NGOs के लिए काम कर रहे हैं, जो मुख्तलिफ काम कर रही हैं, एजुकेशन के लिए कर रही हैं, मतलब पोलियो के लिए कर रही हैं और बहुत सी चीज़ें। हेल्थ, एजुकेशन। लेकिन आर्टिस्ट ने आज तक अपने लिए कुछ नहीं किया, मतलब और लोगों के लिए तो करते रहे। यहाँ बड़े बड़े हॉस्पिटल्स बने हैं, बड़े बड़े फलाई इदारे बने हैं जिसमें आर्टिस्ट ने जाके कंट्रीब्यूट किया ठीक है। लेकिन आर्टिस्ट ने अपने अपने लिए लिए अपनी कम्युनिटी के लिए नहीं किया। ठीक बात। ये बड़ी हैरत की बात है। सही। तो हमारे यहाँ खैबर पख्तूनख्वा में भी बहुत सी 2-3 हैं, तंजीम कह लेंगे, प्लेटफॉर्म्स ऐसे हैं। प्लेटफॉर्म है, उसमें हम भाग दौड़ करते रहते हैं। और फिर हमारी पाकिस्तान की बहुत बड़ी आर्टिस्ट है अतीका उडलो, जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, बड़ी मोहब्बत करने वाली खातून है। बेशक। मतलब बहुत से लोग एज एन आर्टिस्ट जानते हैं, लेकिन आपका भी उनके साथ ताल्लुक़ है, मेरा भी बड़ा क्लोज ताल्लुक़ है। मतलब आप उनकी मोहब्बत यहाँ से आप अंदाज़ा लगा लें कि मैंने उनको एक दफ़ा फ़ोन किया, मैंने कहा जी मैं आपको इनवाइट करता हूँ। वो खातून अपनी जेब से टिकट लेके पेशावर आ गई आर्टिस्टों की वेलफेयर के लिए। आर्टिस्टों की वेलफेयर के लिए। तो उन्होंने एक बहुत बड़ा इदारा खोला हुआ है आर्टिस्टों की वेलफेयर के लिए, और उसमें पाकिस्तान के तमाम आर्टिस्ट, तमाम जी, प्लेटफॉर्म है बिल्कुल। गिलगित से, खैबर पख्तूनख्वा से, बलूचिस्तान से, कराची से तो बहुत ज़्यादा हैं, लाहौर से बहुत ज़्यादा हैं। उनका मकसद यही है कि कि खुद अपने लिए खड़ा हो, आर्टिस्ट मिल के अपने लिए खड़ा हो। और दूसरी बात यह है कि आर्टिस्ट की इज्जत नफ्स मजरूह ना हो। ठीक है। उन्होंने हेल्थ कार्ड का अरेंज किया आर्टिस्टों के लिए। इस वक्त मेरे पास भी पड़ा हुआ है, मेरी जेब में भी वो हेल्थ कार्ड है, मेरे पास भी है। आपके पास भी। तो बहुत बड़ा कदम है। लेकिन मैं हुकूमत से भी इस कैमरे के थ्रू ये रिक्वेस्ट करूँगा कि पूरे मुल्क के आर्टिस्टों के लिए कोई ऐसी एक पॉलिसी बनाई जाए कि हमारे आर्टिस्ट की इज्जत नफ्स मजरूह ना हो। जैसे अभी मैं आपको बताऊं, मुझे इतनी खुशी हुई कि हमारे अमीर मकाम साहब परसों गए फिरदौस जमाल साहब के घर और उनको बड़ी इज्जत के साथ एक रकम दी, तो हमारा सीना चौड़ा हो गया, हमारी बॉडी में खून ज़्यादा हो गया। बस इसकी ज़रूरत है, और मैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को ये रिक्वेस्ट करूँगा कि हम उनके साथ खड़े हैं। ये मुल्क हमारा है, हमने इस मुल्क को आगे लेके जाना है, हमने इस मुल्क के आर्ट और कल्चर को दुनिया को बताना है। तो मतलब आर्टिस्ट खुशहाल होगा तो वो फिर 100 साल की उम्र में भी काम करेगा। इसमें तो कोई शक आर्टिस्ट कभी रिटायर नहीं होता। नहीं। हाँ, ये वैसे प्लस पॉइंट है इस फन का कि आप जितना मैच्योर होते जाते हैं उतना जो है ना आपकी वैल्यू भी बढ़ती चली जाती है। एग्जैक्टली। कवि साहब हमारे सामने हैं, ऐसे जैसे बहुत सारे हमारे सीनियर आर्टिस्ट हैं जिनको हम देखें कि हम देखते हैं तो वही एनर्जी उनके काम में नज़र आती है, हमें वही पैशन हमें नज़र आता है। और मेरा एक्सपीरियंस कवि साहब के साथ जो एक हुआ, मैं तो हैरान होगी कि हम थक के बैठ जाते थे एक सीरियल में और हम कहते थे नहीं हमें रेस्ट चाहिए, लेकिन वो बस स्टैंड बाय पे होते थे और कहते थे नहीं मुझे सिर्फ काम करना और वही डेडिकेशन। कभी साहब का एक छोटा सा वाक्य बता दूँ। मैं लाहौर में प्ले कर रहा था और हमने वहाँ पे समनाबाद में रिकॉर्डिंग की। रात को 2:30 बजे हमने डिनर किया। तो जब 2:30 बजे और सुबह जॉगिंग का सीन था कवि साहब के साथ मेरा और कुछ 1-2 आर्टिस्ट और। तो डायरेक्टर कहते हैं कि चलें जी बाग़े जनाह की तरफ चलते हैं। मैंने कहा सर अभी तो 2-2.5 घंटे पड़े हुए, जॉगिंग का सीन है, अर्ली मॉर्निंग आपने दिखानी है कि सूरज निकला। उन्होंने कहा बस आहिस्ते आहिस्ते चलते हैं, क्रू है, चले गए। तो हम जब वहाँ पे पहुँचे तो अभी भी तकरीबन कोई आधा घंटा 40 मिनट का टाइम था सूरज तुलू होने में। बाग़े जनाह पे पहुँचे तो आप यकीन करें कि ऐसे गए तो उन्होंने वो सामान वामान उतारना शुरू किया। तो मेरी ऐसे नज़र पड़ी एक बेंच पे एक शख्स बैठा है ट्रैक सूट पहन के। मैं ऐसे देख रहा था, बाग़े जनाह करीब गया तो कवि साहब थे। तौसीक भाई मैं हैरान हो गया। वो पहुंचे हुए थे आधा घंटा। ट्रैक सूट पहन के कवि साहब बैठे हुए थे, मैं उनके कदमों में जाके बैठ गया। मैंने कहा सर इतना प्रोफेशनल बंदा, अल्लाह उनको सेहत दे। आमीन।
और अल्लाह उनको लंबी ज़िंदगी दे अच्छी सेहत के साथ। तो कभी साहब की आपने बात की, इसको कहते हैं हाँ, इसको कहते हैं बिल्कुल। अच्छा खालिद ये बताएं कि इस वक्त जो हम अक्सर बात कर रहे होते हैं आजकल पीटीवी पेशावर सेंटर का एक इन हाउस प्रोडक्शन आधा चेहरा ऑन एयर भी है कि पाकिस्तान टेलीविज़न पीटीवी को इन हाउस प्रोडक्शंस अपनी दोबारा से रिवाइव करनी चाहिए। आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में तो फिर वो शब शवा ग्लैमर, कैमरे, लाइटें, प्रोडक्शन वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो उधर से कंटेंट लिया और चला दिया। तो इन हाउस प्रोडक्शन क्यों ज़रूरी है हर सेंटर की अपनी? बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखें, मैं फिर कहता हूँ कि रियल ड्रामा जो है ना, उसका बानी पीटीवी है। और अभी पीटीवी के पास नया टैलेंट आया है, नए डायरेक्टर्स आए हैं, वो बहुत कुछ कर सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि बहुत से राइटर हैं जो पीटीवी के लिए लिखना चाहते हैं, लेकिन मैं इवन एक्टर्स काम करना चाहते हैं मेरा ख्याल है। बहुत वो आर्टिस्ट जिन्होंने पीटीवी से अरूज पाया, अपना नाम बनाया, आज वो प्राइवेट सेक्टर में बहुत बड़ी पेमेंट्स लेके काम कर रहे हैं। उनके बगैर ड्रामा, बहुत से लोग कहते हैं कि नहीं हम वेट करेंगे, फलाने को लेना है, फला आर्टिस्ट आएगा, तो वो तो मेरा ख्याल है कि फ़ख्र महसूस करेंगे कि वो दोबारा पीटीवी की तरफ आएँ। देखिए, हम इस वक्त चूँकि उर्दू का ड्रामा हमारे पास नहीं है, बहुत से सेंटर्स के पास नहीं है, हम किस पे जिंदा हैं आपको पता है? रीजनल पे। आज मेरा आर्टिस्ट जो है, मेरा राइटर जो है, मेरा सिंगर जो है, मेरा कंपोजर जो है, वो रीजनल पे जिंदा है। ठीक है। तो रीजनल में भी कभी कभी इश्यूज आ जाते हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा, देखिए तौसीक भाई, आपने वर्ल्ड को अगर आपने कल्चर बताना है, आपने क्या बताना है? आपने खटक डांस बताना है, आपने अतरण बताना है, आपने सिंधी डांस बताना है, आपने बलोची डांस बताना है। तो मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि रीजनल एक बहुत साउंड आपका वो है, हथियार है, इसको आप और मजबूत करें। और जो आपने क्वेश्चन किया कि इन हाउस प्रोडक्शन होनी चाहिए, ये इतना ज़रूरी है, ये इतना ज़रूरी है कि मैं आपको बता नहीं सकता। मतलब ये पीटीवी के पास सब कुछ मौजूद है, स्टूडियोज़ हैं, लाइटिंग है, कैमरे हैं, कुछ थोड़ा बहुत इजाफा करना चाहिए। और ह्यूमन रिसोर्स है। और फिर दूसरी बात, सबसे बड़ा जो टेक्नीशियन पीटीवी के पास है। फिर दूसरी बात, यहाँ का डायरेक्टर, यहाँ का कैमरामैन, यहाँ का एडिटर, यहाँ के सेट लगाने, सब कुछ जब मौजूद है तो नहीं हो रहा या कम हो रहा है, तो इसकी समझ नहीं आती। और ये रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि शुरू करें, पहले भी देर हो चुकी है, और पीटीवी दोबारा अपना डंका बजा सकता है धड़ल्ले के साथ। आपने बड़ी अच्छी बात की, जो रीजनल लैंग्वेजेस का जो एक हथियार है ना, ये बहुत जनरली भी देखा जाए तो बहुत कम माशरे हैं जिनके पास ये है। जर्मन है तो वहाँ पे जर्मनी बोली जाती है, बिल्कुल ऐसे ही। फ्रेंच है तो वहाँ फ्रेंच ही बोली जाती है। हमारा वो खूबसूरत रब ने इस इनायत है इस मुल्क के ऊपर कि हमारे पास कितनी ज़बानें हैं, कितने रक्स के ही कितनी फॉर्म्स हैं, जैसे आपने गिनवाई है। बिल्कुल, ठीक है ना जी। हमारे यहाँ लिबास की ही इतनी फॉर्म्स हैं कि ऐसे लगता है कि एक से बढ़ के एक यूनिक। तो ये डाइवर्सिटी ऑफ कल्चर, डाइवर्सिटी ऑफ लैंग्वेजेस, ये हमारी स्ट्रेंथ है। खालिद, थैंक यू वेरी मच, बहुत खुशी हुई आपसे मिलके, बड़े अरसे बाद मुलाकात हुई। खुश रहो, जीते रहो, ऑल द बेस्ट। और इसी पैशन के साथ खैबर पख्तूनख्वा के और पाकिस्तान के आर्टिस्ट्स के राइट्स के लिए, उनकी वेलफेयर के लिए आप काम करते रहो। वी आर विद यू इंशाल्लाह। आपका बहुत शुक्रिया। और पाकिस्तान टेलीविज़न, जिसको मैं अपनी ज़ात से माइनस नहीं कर सकता, एक दफ़ा फिर पाकिस्तान टेलीविज़न का बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। सबीन, वक्त है छुट्टी लेने का। और आज के डिस्कशन से आप हमारी बात से मुत्तफिक हैं या आप उससे इख्तलाफ करते हैं, तो वो आप हमें ज़रूर बताएंगे। और कोई फीडबैक है तो आप हमें ज़रूर देंगे। सोशल मीडिया पे अपना बहुत ख्याल रखिएगा जी। खुदा हाफ़िज़।